लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं तुम लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, बस हम लोग स्टार्ट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक मिनट है, मैं तुम लोगों से जो है वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो जो रेलेवेंट नोट्स है ना वो शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद मेरे भाई कैसा है? मे- मेरी क्लास चल रही है, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ? मैं लाजमी जाग रहा है ना, 12-1 बजे तक जाग रहा है ना।
एक मिनट है अली ना, मुझे मेरे साथ लाइन पर ही रहो आप, मैं जो है वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से रेलेवेंट इफ्रिक वन के नोट्स। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? शुड वी स्टार्ट? अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे एक हम एक बेसिक सी इलस्ट्रेशन करते हैं, हम लोग, फिर इसके ऊपर हम लोग आगे डेलिब्रेट करेंगे कि सर किस तरीके से जो है वी हैव टू मूव ऑन। सही है। अलीना ग्रुप पे मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है। सही है, इफ्रिक वन जो है वो जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप पे मैसेज कर दो। अच्छा सर, जो हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ा था वो ये पढ़ा था, मैं ज़रा एक एक्सेल शीट पे एक सॉल्यूशन कर लेता हूँ। सही है। हमने एक बेसिक सी चीज़ पढ़ी थी इफ्रिक वन पढ़ाने से पहले, मैं जो है एक ज़रा बात करूँ इलस्ट्रेशन का। सही है, एक बेसिक सी इलस्ट्रेशन हम करते हैं, उसके ऊपर फिर हम लोग इफ्रिक वन की इम्प्लीकेशंस देखेंगे। लेट्स से मैं बोलता हूँ एच एम परचेज पीपीई
costing rupees 100,000. HM estimates that we will have winter decommissioning cost of rupees 10,000 at the end of useful life, which has been estimated as 3 years. सही है. HM uses straight line method, depreciate the asset. Appropriate discount rate is 10%. Required prepare entries and extracts. सही है ना. ये एक नॉर्मल सी जो है मैंने ये क्या कहते हैं इलस्ट्रेशन बना ली है, छोटी सी क्यूट सी. आओ इसके ऊपर हम लोग डेलिब्रेट करते हैं. अगर सबसे पहले मुझसे कोई पूछे कि हसन कॉस्ट ऑफ पीपी निकाल के दो डे 1 पे, ऑन डे 1, तो मैं क्या करूंगा. अच्छा, ये जो इलस्ट्रेशन में करवा रहा हूँ, अज्यूमिंग पीपी के लिए कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल. ठीक है. कॉस्ट ऑफ पीपी ऑन डे 1, परचेज प्राइस कितनी है, परचेज प्राइस है 1 लाख. सही है. हमें पता है कि जो भी डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है, डीकमीशनिंग कॉस्ट होती है, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेकर उसे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हो. याद है या नहीं है. जो भी डीकमीशनिंग कॉस्ट होती है उसे उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेकर एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हो. याद है या नहीं है. जल्दी से मैच करके बताओ. ये मैं अभी एक नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई भी जो है इशू नहीं है. सर मैं लिख देता हूँ 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 1.1 की पावर 3. ये पढ़ा था हमने. इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, क्या आती है, 7513. अगर कोई मुझसे पूछे ऐसा इसकी डे 1 पे वैल्यू क्या है, मैं बोलूंगा 107513. मानते हो या नहीं मानते बच्चों, मानते हो या नहीं मानते. अच्छा, अब सर होगा क्या ईयर 0 पे, ईयर 0 का मतलब डे 1. ईयर 0 पर पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट क्रेडिट. मानते हो या नहीं मानते बच्चों. पीपी कितने से, पीपी 1 लाख से, आई एम सॉरी पीपीई 107 से, कैश 1 लाख से और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 7513 से. सही है. अब सर 1 साल गुजरा तो 1 साल गुजरने पर हम क्या करेंगे, ईयर 1 पर एक तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से एसेट है इतना, 3 सालों पे डेप्रिशिएट होगा. सही है. और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, वो भी इतना ही. और इसी दिन हम लोग जो ये प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग है, ये तो प्रेजेंट वैल्यू है ईयर 0 की, अब हमें ईयर 1 पे लाना है तो इसको अनवाइंड करेंगे. एंट्री का पास करेंगे डीकमीशनिंग एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट क्रेडिट. सही है ना सर. सर ये कैसे होगा, 7513 है इंटू 0.1, 1 साल से बढ़ जाएगा ना. सही है ना बच्चों. कोई सवाल.
अच्छा सर, ये आपने जो अनवाइंड किया इसका क्या अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना सकते हैं? यस सर, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल इसका बना लेते हैं। इसका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेते हैं। 3 सालों का 1 2 3। ये आ गया ओपनिंग, ये आ गया इंटरेस्ट जिसको हम अनवाइंडिंग भी बोलते हैं। सही है, इंटरेस्ट जिसको हम अनवाइंडिंग भी बोलते हैं। ये आ गया रीपेमेंट, कोई भी रीपेमेंट नहीं हुई है। सही है, ये आपके पास आ गई क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग कितना है? 7513। इंटरेस्ट 10% से लगेगा। कोई भी, ये याद है ना लीज के अंदर हम लोग बनाते हुए हैं रीपेमेंट स्केड्यूल। क्लोजिंग कितना आ गया? यही ओपनिंग बन जाएगा। सही है, बाकी ये चीजें ब्रेक डाउन कर ली। ये 10,000 हो गया और मैं इधर 10,000 की पेमेंट दिखा देता हूँ, तो ये हो गया 0। तो सर ये जो है आपने जो बुक किया है वो आपने कैसे बुक किया है? वो आपने अनवाइंडिंग की है। किसी को इस अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में मसला, किसी को अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में मसला, मैं तुम लोगों की आसानी के लिए क्या करता हूँ, हर साल की एंट्रीज पास कर देता हूँ। ये ईयर 1 की एंट्रीज हैं, ये ईयर 2 की एंट्रीज हैं, और ये ईयर 3 की एंट्रीज है। ईयर 2 और ये हो गई ईयर 3। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री, हेलो। हाँ मैं घर पे था, क्यों? किसकी को, किसकी कॉल आई थी? अच्छा सर, आई होप आपको क्लियर है। ये हम लोगों ने नॉर्मल जो हम लोग करते हुए आए हैं वो ये चीज है। सही है ना, ये एक नॉर्मल सी चीज है जो तुम लोगों ने FR1 में भी पढ़ी है। ऐसा ही है बच्चों, किसी को इधर तक कोई मसला, किसी को इधर तक कोई मसला, मुझसे बात करो। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी आसानी के लिए SOCI के एक्सटेंशन भी बना देता हूँ। सही है। 1 2 3, सही है ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और डीकमीशनिंग कॉस्ट एक्सपेंस। सर ईयर 1 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? ऐसा ही है ना बच्चों, और डीकमीशनिंग कॉस्ट एक्सपेंस कितना है?
पीछे गाड़ी ठीक है, तो मैं करता हूँ, बात करता हूँ। सर एस ओ एफ पी एक्सट्रैक्ट भी बना देता हूँ। इधर आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स बीपी, इधर आ जाएगा 0 1 2 3, सही है। बीपी सर कितने का था, 107513, और हर साल इतने से माइनस होगा। इसी तरीके से नॉन करंट लाइबिलिटीज में प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग इतने से ईयर 0 पे, फिर हर साल इतने से बढ़ेगा। ईयर 3 पे ये 10,000 नहीं होगा, ईयर 3 पे ये 0 हो जाएगा। सही है ना, मानते हो या नहीं मानते? ये पूरा मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन का, एक इलस्ट्रेशन का पूरा मैंने तुम्हें जो है एक समरी बता दी कि सर अगर तो प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग रिकॉग्नाइज होता है तो सर उसकी एंट्रीज क्या पास होती हैं, उसके एक्सट्रैक्ट्स क्या बनते हैं। इधर तक क्लियर है सर? इधर तक क्लियर है? इधर तक क्लियर है सर? किसी का कोई सवाल नहीं है तो अब हम इफ्रिक वन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का इधर तक कोई सवाल है तो मुझसे बात करो, एल्स हम लोग इफ्रिक वन स्टार्ट करते हैं। चलो अच्छा सर देखो, अगर तुमने एक बात नोट की हो, अगर तुमने एक बात नोट की हो तो सर ये जो तुमने डी कमीशनिंग कॉस्ट का प्रोविजन निकाला है, ये जो प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग कॉस्ट है, तुम ईमानदारी से बताओ क्या तुम्हारी ये जो इंटरेस्ट रेट है क्या ये 10% ही रहेगा? ये जो इंटरेस्ट रेट तुमने लिया है क्या ये हमेशा 10% रहेगा? नहीं सर, ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। पाकिस्तानी सिनेरियो देख लो, आज से 2 साल पहले काइबोर 7 या 8% था, 3 साल पहले आज जो है 13-14% है। इसका मतलब ये है सर यार, ये जो ये यूजफुल लाइफ है क्या ये यूजफुल लाइफ है क्या ये सेम रहेगी? नहीं सर, ये भी चेंज हो सकती है। इसका मतलब ये है कि सर ये जो आपने प्रोविजन लिया है, ये जो आपने प्रोविजन का अमाउंट निकाला है 7513, दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज। ये तो आपने अज्यूम करके निकाला है कि ये एसेट जो है ये 3 साल चलेगा और उसका जो डिस्काउंट रेट होगा वो 10% ही होगा, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम ही रहे। तो सर यहाँ IS 16 कुछ नहीं बोलता, यहाँ एक्चुअली एक इंटरप्रिटेशन आईफेक ने निकाली इफ्रिक वन के नाम से, जिसमें बताया हाउ टू ट्रीट चेंज इन decommissioning कॉस्ट। अब सर उसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, डिस्काउंट रेट जिसको हम बोलते हैं, या बाजू का लाइफ चेंज हो गई, या कोई और एस्टीमेट चेंज आ गया। आई होप बच्चों आपको क्लियर है कि इफ्रिक वन जो है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। और इफ्रिक वन के अंदर हम देखेंगे सर अगर डीकमीशनिंग कॉस्ट के फैक्टर्स में चेंज आता है तो आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हो, मानते हो या नहीं मानते? आगे बढ़े। मैं चाहूंगा इधर तक की तस्वीर लेके ग्रुप पे भेज दो, जल्दी से तस्वीर लेके ग्रुप पे भेज दो सो दैट वी कैन मूव ऑन। जी सर, ये आप अच्छा बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। जिसको कॉपी करना है वो कॉपी भी कर ले जल्दी से, जिसको कॉपी करना है जल्दी से कॉपी भी कर ले।
तो सर आओ अब हम इफ्रिक वन को देखते हैं। इफ्रिक वन को अब हम देखते हैं। अगेन देखो, चूंकि हमारे हमारे कोर्स में पीपी जो है वो हम लोग बचपन में फार वन में पोस्ट मॉडल भी पढ़ के आए हुए हैं और रीवैल्यूएशन मॉडल भी पढ़ के आए हुए हैं। तो अब हम जो है देख लेते हैं कि सर अगर तो पीपीई का कॉस्ट मॉडल यूज किया हुआ है तो इफ्रिक वन की वजह से क्या चेंज आएगा, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज किया हुआ है तो इफ्रिक वन की वजह से क्या मॉडलिटीज होंगी। सर एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो कि सर अगर इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता है, सही है ना, तो ऑब्वियसली आपका जो है पीपी की फिगर में चेंज आएगा। तो सर अगर तो आपका प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एनी चेंज, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट में चेंज आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उतने से अपने एसेट की कॉस्ट को बढ़ा दोगे। However, because the cost of the asset is increasing purely due to the increase in provision, an important test involving a calculation must be done. If the recoverable amount is lower than, सर बस ये बता रहा है कि यार अगर तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो एक दफा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर लेना IAS 36 के तहत। अच्छा सर, अगर कोई भी चेंज ऐसा है जिसकी वजह से आपके प्रोविजन में डिक्रीज आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने प्रोविजन को डेबिट कर देना है, एसेट को क्रेडिट कर देना है, और अगर तो कोई आपका जो है वो गेन आ रहा है तो गेन को बुक कर लेना है। सिंपल इज दैट। सर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। फिर एक क्वेश्चन करते हैं, इसको इलस्ट्रेशन के जरिए समझाता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू।
सर स्क्रीन नजर आ रही है? सर स्क्रीन नजर आ रही है? आओ सर इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं, इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं हम लोग क्विकली। मैं इसको जरा जूम इन कर देता हूँ। सर एक केस करते हैं, सुसान लिमिटेड अक्वायर्ड अ प्लांट, सुसान लिमिटेड अक्वायर्ड अ प्लांट फॉर रुपीज 1 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2005। 1 जनवरी 2005 को एक प्लांट अक्वायर किया है 1 मिलियन का। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड अ नेट रेजिडुअल वैल्यू। Susan Limited has a legal obligation to dismantle the plant at the end of its 4-year useful life. Estimated future dismantling cost 40,000 है, present value उसकी 27,321 है, डिस्काउंट रेट यूज किया 10% का। कंपनी यूजेस कॉस्ट मॉडल टू अकाउंट फॉर पीपी, कंपनी कॉस्ट मॉडल यूज करती है, सही है। अब हमें क्या करना है, हमें एंट्रीज बनानी है 2005 की और 2006 की, ये अज्यूम करके कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है 60,000 से ऑन 1 जनवरी 2006। हेलो वालेकुम सलाम। सलमान मेरी क्लास चल रही है, बीबी मुझे 12 बजे कॉल कर लो, रात में 12 बजे कर लो, ठीक है? ओके ओके, नो इश्यूज। अच्छा जी, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमें अज्यूम करना है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट सर बढ़ जाती है 60,000 से। सर ये क्यों बढ़ जाती है, उसकी वजह क्या है, ये हम पहले ही डेलिब्रेट कर चुके हैं कि सर ड्यू टू एनी रीजन माइट बी द चेंज इन इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट और एनी अदर चेंज इन एस्टिमेट। तो सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है पहले केस में 60,000 से, और दूसरे केस में हमने अज्यूम करना है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट कम हो जाती है 30,000 से। तो सर आओ हम एक एक केस को लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको अनहाईलाइट कर देता हूँ एज इफ कि हमने जो दिखा रहा हूं सिर्फ वही देखना, आगे नहीं बढ़ना, रिमोट से आगे नहीं भागना वरना फिर समझ नहीं आएगा। जो दिखा रहा हूं सिर्फ वही देखना है, सही है? अच्छा सर मेरे साथ रहिए, मेरे साथ हो, जल्दी से बताओ, मैसेज करके जल्दी से बता दो। अभी हम देख रहे हैं कि कॉस्ट मॉडल में अगर डिसमेंटलिंग कॉस्ट के प्रोविजन में चेंज आता है तो हम चेंज को किस तरीके से अकाउंट फॉर करते हैं। सर डे 1 पे जब हमने खरीदा होगा 1 जनवरी 2005 को, तो हमने क्या करा होगा, पीपी को डेबिट करा होगा 1027 से। सर ये 1027 कैसे बना? अरे भाई 1027 बड़ा सा सिंपल सा है, सही है ना, बहुत सिंपल सा है। ये 1 मिलियन और 27,000 दोनों को प्लस करके हमने पीपी को डेबिट कर दिया, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू से क्रेडिट कर दिया और कैश को 1 मिलियन से क्रेडिट कर दिया। मानते हो या नहीं मानते? अच्छा सर यहाँ मैंने तुम लोगों को अभी सिखाया था कि सर एक अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेते हैं। तो सर इस 27,321 का बेस्ड ऑन नॉर्मल सिनेरियो हमने 10% के इंटरेस्ट पे एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लिया। क्लियर है आपको? हमने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लिया और उसके तहत जो है ईयर 1 2 3 4 चौथे साल के एंड पर हमारे पास 40,000 की वैल्यू आती है। यहाँ तक क्लियर है? डे 1 पे, ये हमने डे 1 पे किया, ये हमने डे 1 पे किया। क्लियर है यहाँ तक? जबरदस्त। अब सर होगा क्या, एक साल गुजरेगा। अच्छा देखो जो चेंज आया है, जो चेंज आया है वो 1 जनवरी 2016 को आया है, इसका मतलब है 2005 के एंड तक हमें कुछ नहीं करना। जो चेंज आया है वो 1 जनवरी 2006 को आया है, इसका मतलब है 2005 के एंड तक हमें नॉर्मली चलना है। हमने क्या किया होगा, इस पीपी को डेप्रिशिएट किया होगा और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट को अनवाइंड किया होगा, सही है ना? सर ये हमने टेबल बना लिया, ये 2732 यहाँ से आ गया, सही है, 2732 यहाँ से आ गया। और इसी तरीके से डेप्रिसिएशन आपने कुछ नहीं किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने कैसे निकाला है? सर आपने 1027 को डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, सही है ना? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकाला है? 1,1,027,321 को डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। सर ईयर 5 जो 2005 है उसके एंड तक का आपको क्लियर है? अब सर हम करने के लिए जा रहे हैं चेंज इन प्रोविजन का इम्पैक्ट। अब हम लेने के लिए जा रहे हैं चेंज इन प्रोविजन का इम्पैक्ट। इधर बात करें सर, इधर बात करें सर, जबरदस्त। अब सर हमें पता है कि स्टैंडर्ड बोलता है कि जब भी कॉस्ट मॉडल के अंदर पीपीई में इंक्रीज आता है, कॉस्ट मॉडल में पीपी में इंक्रीज आए तो आपने कुछ नहीं करना। आप अगर प्रोविजन में इंक्रीज आए, अगर तो प्रोविजन में इंक्रीज आए तो आपने कुछ नहीं करना, आपने उतने से अपने पीपी की कॉस्ट को बढ़ा देना है। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर कुछ ना होता, इफ एवरीथिंग वुड हैव बीन नॉर्मल,
तो 31 दिसंबर 2005 का जो क्लोजिंग होता वही 1 जनवरी 2006 का ओपनिंग होता, ऐसा ही है। मगर चूंकि अभी जो आपका क्लोजिंग है, अभी जो आपका क्लोजिंग है वो अब 30,000 नहीं है, वो अब आपका जो क्लोजिंग है, या मैं ये बोलूंगा जो आपको पेमेंट करनी है वो 40,000 नहीं करनी है, अब आपको चौथे साल के एंड पे पेमेंट करनी है 60,000, आपको पेमेंट करनी है 60,000। तो सर अगर तो आप 60,000 की पेमेंट करना चाहते हो तो आपको कितने साल बाद, 1 साल तो गुजर चुका है, आपको कितने साल बाद 60,000 की पेमेंट करनी है? सर आपको 3 साल बाद 60,000 की पेमेंट करनी है, आपको 3 साल बाद 60,000 की पेमेंट करनी है। तो अगर तो आप 60,000 की प्रेजेंट वैल्यू लो आज, भाई ये जो 30,000 आ रहा है ये तो 40,000 के हिसाब से आ रहा है ना भाई, आपको तो अब पेमेंट 40 नहीं करनी है, आपको तो पेमेंट 60 करनी है। तो सर आप अगर 60,000 की प्रेजेंट वैल्यू लो, उसको 3 सालों पे पीछे खींचो तो ये बनता है 45,079। सर आप जो ये 30,000 का क्लोजिंग निकाल के बैठे हो, ये तो इस उम्मीद से निकाल के बैठे हो कि आपकी जो पेमेंट होगी वो 40,000 होगी, मगर आपको पता चला 1 जनवरी 2006 को कि सर आपने जो पेमेंट करनी है वो तो 60,000 करनी है। तो मैंने बोला अच्छा भाई 60,000 की प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं, 60,000 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर अब 4 नहीं अब 3, तो ये आता है 45,000। मगर आपकी बुक्स में जो आप बुक करके बैठे हो वो 30,000 बुक करके बैठे हो इतना, और अब जो आपको स्टार्ट करना है वो 45,000 से स्टार्ट करना है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि ये जो तुम्हें एक्स्ट्रा 15,000 रुपए बुक करने पड़ रहे हैं, इतने से तुम क्या करो, इतने से तुम अपना पीपीई डेबिट कर दो और अपने प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट को 15,000 से क्रेडिट कर दो। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? अच्छा सर इसका एक और तरीका भी तो हो सकता है, इस सिचुएशन का एक और तरीका भी तो हो सकता है। अच्छा सर आप बताओ 31 दिसंबर 2005 के एंड पे, 31 दिसंबर 2005 के एंड पे आपने प्रोविजन, आपका जो क्लोजिंग था वो कितना आ रहा था? 30,053। अच्छा सर मुझे बताओ ये जो 30,053 है ये कितने की प्रेजेंट वैल्यू है? ये प्रेजेंट वैल्यू है 40K की। आपको पेमेंट कितनी करनी है? 60,000। तो सर आप 20,000 के प्रेजेंट वैल्यू से अपना प्रोविजन बढ़ा दो, आप ये भी कह सकते हो। आप अगर 60,000 पे नीचे करना चाहते तो आप एक काम करो, 20,000 की 3 सालों पे प्रेजेंट वैल्यू ले लो, 20,000 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 3, तो भी 15,000 बनेगा। और जब टोटल करोगे तो वो आपका 31 दिसंबर 2005 या 1 जनवरी 2006 का रिवाइज ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तुम ऐसे भी सोच सकते हो, तुम ऐसे भी सोच सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है जैसे भी तुम्हें सोचना हो। या तो तुम एक काम करो इंक्रीमेंटल बेसिस पे चलो, जितना बढ़ रहा है सिर्फ उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके उससे अपने पीपी की कॉस्ट को बढ़ा दो, या फिर तुम एक काम करो एज ऑफ क्यूमुलेटिव बेसिस पर चलो, पहले कितना पे करना था उसकी प्रेजेंट वैल्यू और अभी कितना पे करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और उन दोनों का डिफरेंस ले लो। फिर आपने क्या किया, आपने रिवाइज स्केड्यूल बना दिया। अब ये मैंने रिवाइज स्केड्यूल बनाया है, ये मैं दिखा भी देता हूँ, ये मैंने रिवाइज स्केड्यूल बनाया है। अगर तो आपका आउटफ्लो 60,000 होता, 45,000 ओपनिंग, फिर 10% से सूद, कोई पेमेंट नहीं, फिर क्लोजिंग आ गया, फिर यही ओपनिंग बन गया, फिर इंटरेस्ट, फिर कोई पेमेंट नहीं, फिर क्लोजिंग आ गया, फिर ये ओपनिंग बन गया, फिर इंटरेस्ट, फिर कोई पेमेंट नहीं, फिर ये 60,000 की रीपेमेंट होगी। तो सर अगर मैं 31 दिसंबर 2006 की एंट्री पास करूं तो अब आप जो डेप्रिसिएशन, अच्छा इसके लिए ये वर्किंग देख लो सर, मुझे बताओ आपकी कॉस्ट कितनी थी? 10273। ये मैं 2006 की डेप्रिसिएशन की वर्किंग बता रहा हूँ, ये देख लो सर आपकी कॉस्ट थी 1027। सही है ना? ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, जो जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि तुम उसको देखते रहो। जो जो चीजें मैंने डिस्कस कर ली है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए। सर कॉस्ट कितनी थी 1027? वो कहाँ से आ रही है सर? वो यहाँ से आ रही है, कॉस्ट यहाँ से आ रही है। तुम लोग नन्हे काके हो तो मैं तुम्हें करके देखो बेटा, कॉस्ट यहाँ से आ रही है 1027। अब आपने 2005 में डेप्रिसिएशन चार्ज किया ये रहा, और आपका जो पीपी है, आपका जो पीपी है वो 15,000 से बढ़ गया, तो अब आपके पास जो बुक वैल्यू आ रही है वो 785 आ रही है, 785, और रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3 साल। तो अब आपका रिवाइज जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 261,000 आएगा।
और इसी तरीके से जो आपका अनवाइंडिंग होगी वो रिवाइज स्केड्यूल के हिसाब से होगी, जो स्केड्यूल नंबर 2 बनाया हुआ है। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? कोई सवाल, कोई कीड़े, मुझसे बात करो। केस 1 क्लियर है सर? आपने कुछ नहीं करना, जितने से आपका प्रोविजन बढ़ रहा है उतने से पीपी की वैल्यू को आपने बढ़ा देना है और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को बढ़ा देना है, और आपने जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर उसका इम्पैक्ट लेना है, ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ जाएगा। सर अगर कोई सवाल है तो मुझसे बात करो, वरना केस 2 करें। सर केस 2 में कुछ नहीं होगा, केस 2 में जो है आपका प्रोविजन कम हो जाएगा और आपका पीपी क्रेडिट हो जाएगा, और उसकी वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अल्टीमेटली कम हो जाएगा। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? मानते हो या नहीं मानते? आगे बढ़े। Specifically for change we always depreciate WDV instead of cost. Obviously फलिया, obviously, क्योंकि whenever there is a change in the value, so आप जो है cost को ही book value assume कर लेते हो, book value को cost ही assume कर लेते हो। अच्छा सर केस 2 में आपका जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो 40 की जगह 30 पे करनी है। 1 जनवरी को तो यही एंट्री पास होगी जो हमने केस 1 में किया था। इवन के 2005 के एंड पे डेप्रिसिएशन भी वही होगा और अनवाइंडिंग भी वही होगी। अब 1 जनवरी 2006 को हो गया रहा है वही वाला तरीका। आपका जो क्लोजिंग है वो है 30,050, मगर जब आपने 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू ली, जब आपके चेंज आया तो आपको पता चला 22,540 पे करना है, तो 22,540 और 30,000 का डिफरेंस, तो वो यही बनता है 7513। सर ये समझ नहीं आता तो तुम ये समझ लो कि भाई 2005 के एंड पे 40,000 के आउटफ्लो के हिसाब से कितनी प्रेजेंट वैल्यू बनती थी, वो बनती थी 30,053। यहाँ से उठाई है मैंने, ये कोई जादू से नहीं आई है भाई, ये ओरिजिनल टेबल से उठाई है कि भाई ओरिजिनल अगर आउटफ्लो होता तो इतनी जो है वो पेमेंट बनती, मगर हमें पता है 10,000 से जो है वो आउटफ्लो कम हो रहा है, तो 10,000 की नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू हमने ले ली, 3 साल पीछे खींचा तो आ गया 7513। तो आज 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 मेरे प्रोविजन की प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए 22, मैं रख के बैठा हुआ हूँ 30 पे, तो इन दोनों के डिफरेंस से क्या करूंगा, पीपी को कम करूंगा। तो मैंने क्या किया, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट डेबिट, पीपी क्रेडिट। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? अब क्या करेंगे, अब सर रिवाइज स्केड्यूल बनाएंगे, रिवाइज स्केड्यूल बनाएंगे अमोटाइजेशन 3 सालों पे ये रहा। अज्यूमिंग 3 सालों पे, तो तुम देख रहे हो कि चौथे साल के एंड पे 30,000 पे जाके ये खत्म हो रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट थी 1027, ये मैं लिख भी देता हूं तुम लोगों को क्योंकि तुम लोग मासूम हो, अल मासूम। ये कॉस्ट ये रही 1027, डेप्रिसिएशन की वजह से इतने से कम हो गया, डिसमेंटलिंग कॉस्ट में कमी की वजह से इतने से कम हो गया, तो आपके पास रिवाइज आया 762। 3 साल की लाइफ है तो आपका रिवाइज डेप्रिसिएशन आ गया 254, और आपने जो फाइनेंस कॉस्ट बुक की है वो रिवाइज स्केड्यूल के हिसाब से की। तो सर अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने इफ्रिक 1 कॉस्ट मॉडल के तहत कंप्लीट किया। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे बात करो, एल्स वी शुड मूव ऑन। इफ्रिक 1 के हैंडआउट ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर हुए हैं, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे बात कर लो प्लीज। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे बात कर लो प्लीज। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे बात कर लो प्लीज।
हाँ भाई, आगे बढ़े, समझ में आ गया, आगे बढ़े, व्हाट यू से। हाँ बच्चों आगे बढ़े। तुम लोग तो यार अजीब मासूम लोगों को कॉपी करके पता नहीं यूं ही चुप करके बैठ जाते हो। आगे बढ़े, चलो, सही है। अच्छा सर, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं चाहूंगा इसको जल्दी से अटेम्प्ट करो। सही है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से अटेम्प्ट करो उसे। शाबाश, अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन। अच्छा, एक ग्रुप पर ऑलरेडी शेयर्ड है तुम लोगों से, ठीक है, मैं चाहूंगा इसको अटेम्प्ट करो। ग्रुप पर ऑलरेडी शेयर्ड है ये हैंड आउट, हाँ सही है ना। जल्दी से अटेम्प्ट करो, शाबाश। जल्दी से अटेम्प्ट करो, शाबाश। जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश।
अच्छा जी, आवाज आ रही है बच्चों? सॉरी यार, पता नहीं क्या हो गया था इश्यू, आई डोंट नो, ये अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तुम लोगों को या नहीं? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं आ रही? अभी कर लिया ये क्वेश्चन, कर लिया या मैं करवाऊं? कर लिया या मैं करवाऊं? हाँ भाई, मैं करवाऊं या कर रहे हो? मैं करवा दूं? शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, ये ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे शेयर किया भाई, हैंड आउट।
बच्चा शेयर किया है, अभी शेयर किया है, देखो अभी शेयर किया है, देखो कंफर्म करो ग्रुप पे, अभी शेयर किया है, देखो। मैं करवा दूं ये क्वेश्चन?
माशाल्लाह जबरदस्त। फलिया हैज डन दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वर्क आउट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड डीकमीशनिंग लायबिलिटी एज ऑफ 30 जून 2016। वायलेट पावर लिमिटेड इज रनिंग अ कोल बेस्ड, सही है, मैं is running a coal based power project. The company has built its plant in area which contains large reserves of coal. The company has signed a 20-year agreement for sale of power, सही है, for sale of power to government. The period of the agreement covers a significant portion of the useful life of the plant. The company is liable to restore the site by dismantling and removing the plant and associated on the expiry. Following plant commences production on 1 July 2015, सही है, साल के शुरू में. It is a policy to measure the lead acid using cost model. Initial cost जो है वो है 6570 including erection installation, but does not include any decommissioning cost. Residual value 320 million है. Initial estimate of the amount required for dismantling at the time of installation was 780 million. हमें ऐसा लगा कि 780 मिलियन जो है वो देने पड़ेंगे. However, such estimate was reviewed as of 30 जून 2016. एक साल बाद जो है वो रिवाइज होके 1021 मिलियन हो गई. कंपनी फॉलो करती है स्ट्रेट लाइन मेथड. रियल इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट वाज 8%, 8% का रेट था जब डे 1 पे जो है वो डिसाइड किया, बट सब्सिक्वेंटली जो है एट द एंड ऑफ ईयर सच रेट हैज बीन ड्रिप टू 6%. तो सर एक साल बाद जो है वो क्या कहते हैं आपके इंटरेस्ट रेट में चेंज आया है और आपका प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग जो है वो बढ़ गया है. सही है, तो आओ सर इसको देखते हैं हम लोग क्विकली, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं. क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन में तो किसी को कोई कीड़े नहीं है. कोई सवाल क्वेश्चन में किसी को कोई सवाल तो मुझसे बात करो. कोई चीज समझ में नहीं आई हो प्लीज मुझसे बात करो. अगर कोई सवाल है तो बिला झिझक मुझसे बात कर सकते हो. चलो इसके सॉल्यूशन को जल्दी से हम लोग रन थ्रू कर लेते हैं. सॉल्यूशन को जल्दी से रन थ्रू कर लेते हैं. डायरेक्ट करवा दूं या क्या बोलते हो, सॉल्यूशन से ही दिखा दूं या डायरेक्ट करूं, क्या बोलते हो, व्हाट डू यू से, या खुद सॉल्व करवाऊं, जैसा बोलो. इसी पे ही करवा दूं. सर देख लो, कॉस्ट जो है वो आपको 6570 गिवन है. डीकमीशनिंग ऑन 1 जुलाई 2015 780 थी. 1.08 की पावर 20, तो ये आपके पास डे 1 पे इनिशियल मेजरमेंट आ गई. सही है, ये डे 1 पे इनिशियल कॉस्ट आ गई. ठीक है. अच्छा सर फिर आपने क्या किया, फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 321 का. तो डेप्रिसिएशन आपने कैसे चार्ज किया, उसकी वर्किंग ये रही. वर्किंग 1 में आ जाओ. एक साल का डेप्रिसिएशन देख लो. ये एक साल का कॉस्ट थी 6570, डीकमीशनिंग ये थी माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इसको डिवाइड कर दिया 20 से तो ये डेप्रिसिएशन आ गया. अच्छा सर अगर कोई मुझसे पूछे कि सर डीकमीशनिंग कॉस्ट जो है वो कितनी हुई, तो उसका भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ. भाई ये देख लो, डीकमीशनिंग लायबिलिटी 30 जून 2016 को कितनी थी, 337 थी. सर ये कैसे आई? भाई देखो 167 डे 1 पे बुक की. 167 आई एम सॉरी, डीकमीशनिंग लायबिलिटी जो है वो आपने 30 जून 2016 पे जो है आपकी 1 जुलाई 2015 पे आ रही थी 167. सही है. अब आपको जो है जो पेमेंट करनी है वो 780 की जगह आपने पेमेंट करनी है 1021 मिलियन की. ये सवाल में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, सवाल में लिखा हुआ है. तो आपने क्या किया, 30 जून 2016 पे जो है आपने क्या कर दिया, आपने 1021 डिवाइडेड बाई 1.08 की पावर 19 कर दिया, तो आपको पता चला 337 प्रेजेंट वैल्यू आती है. सही है. पिछले साल की जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो 167 डे 1 पे थी. सही है ना, या साल के शुरू की, उसको आपने अनवाइंड किया होगा 13 से. तो आपको जो फर्दर अपने एसिड को बढ़ाना है वो 157 से बढ़ाना है, जो कि यहाँ आ रहा है. सही है. तो आपको जो है एसिड की कैरिंग अमाउंट बतानी थी और डीकमीशनिंग लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट बतानी थी, जो कि 337 है. सर क्लियर है या नहीं है, वरना बोलो तो एक्सेल पे करवा दो. क्लियर है या नहीं है, कोई एक बच्चा भी बोलते एक्सेल पे करवा दे तो मैं एक्सेल पे करवा दूं. सर ये क्लियर है या नहीं है? वरना बोलो तो एक्सेल पे करवा दूं. जल्दी से बताओ. एक्सेल पे करवा दूं, एक्सेल पे करवा दूं.
अच्छा सर आओ मैं करवा देता हूँ, आओ मैं करवा देता हूँ सर। इसी फॉर्मेट पे होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। बल्कि ये रहा इसका सॉल्यूशन हुआ हुआ है, इसका सॉल्यूशन हुआ हुआ है, ये रहा, मुझे याद नहीं था, मैंने पिछली अटेम्प्ट में करवाया हुआ है भाई। ये देख लो, इधर देख लो। क्वेश्चन का नाम क्या था? वायोलेट ही था ना? हाँ वायोलेट ही था भाई। देखो अगर कोई मुझसे पूछे, ये देख लो क्वेश्चन, सॉल्यूशन, क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास है, सॉल्यूशन देख लो भाई। कोई मुझसे पूछे कि भाई डे वन पे जो है वो कॉस्ट ऑफ पीपी कितनी है? कॉस्ट ऑफ पीपी सर खरीदा कितने में? जल्दी से कोई बताएगा कॉस्ट कितनी थी? कोई बताएगा कॉस्ट कितनी थी? परचेज प्राइस कितनी थी? परचेज प्राइस कितनी थी? 6570, 6570 सही है ना? सर हमें क्या लगता था? 780। ये है परचेज प्राइस। सर हमें लगता था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, वो कितनी है? इधर मैं वर्किंग कर लेता हूँ, 780 डिवाइडेड बाई 1.08 की पावर 20, ऐसा ही है, की पावर 20 कितना आ रहा है? 167, 6737। मानते हो या नहीं मानते? सही है? क्लियर है? अब सर मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। ये देखो 6737 से पीपी को डेबिट करा, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को क्रेडिट करा और कैश को क्रेडिट करा। अब सर मैंने तुम्हें सिखाया है अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना, चूंकि 1 साल का बनाना है, ओपनिंग है 167, 8% से सूद चार्ज किया, मेरी क्लोजिंग जो है वो 181 है। सही है? तो मैंने सबसे पहले जो है, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया, इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज कर लो, 13 से चार्ज कर लिया, यहाँ से यहाँ आ गया। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, ये कहाँ से कहाँ? 6737 डिवाइडेड बाई 20 आ गया। फिर तुमने क्या किया? 30 जून के ऊपर तुमने बोला कि यार अब 780 की पेमेंट नहीं होगी, अब होगी पेमेंट 1021 की, और रेट भी चेंज हो गया है, 1.08 की जगह डिवाइडेड बाय 1.06 करना है, की पावर 19। ये दिया हुआ है 1.06, मैं नहीं बोल रहा, सवाल में दिया हुआ है। तो रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू जो होनी चाहिए वो 337 होनी चाहिए, तुम खड़े हुए हो 181 पे, तो 157 से पीपी की वैल्यू को बढ़ा दिया, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग भी 157 से बढ़ा दिया। बैलेंस शीट में सर पीपी कितने पे शो होगा? 6573 पे। सर ये 6573 कैसे आया भाई? 6737 माइनस डेप्रिसिएशन 321 प्लस 157, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 337 कहाँ से आया? वो यहाँ से आया। क्लियर है या नहीं है? जल्दी से मैसेज करके बताओ, इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डालो। किसी के सवाल में कोई दिमाग में कोई कीड़ है, मुझसे बात करो, तस्वीर लेके ग्रुप पे डालो। अच्छा सर अब फाइनल एरिया हम लोग करते हैं, आखिरी एरिया। सर अगर रीवैल्यूएशन मॉडल के साथ है तो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन भाई आपने कुछ नहीं करना, रीवैल्यूएशन मॉडल अगर प्रोविजन में इंक्रीज आ रहा है, प्रोविजन में इंक्रीज आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी? अगर प्रोविजन में इंक्रीज आ रहा है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है पहले उसको रिवर्स करना है, फिर अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो
फिर अगर खत्म हो जाता है तो लॉस बुक करना है और प्रोविजन को क्रेडिट कर देना है अगर प्रोविजन में इंक्रीज आ रहा है तो। आई एम श्योर आप लोगों को जो है रिवैल्यूएशन मॉडल पीपी का पता है। आई एम श्योर आप लोगों को रिवैल्यूएशन मॉडल को सिखाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर जो है प्रोविजन में डिक्रीज आ रहा है तो आपने प्रोविजन को डेबिट कर देना है, अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो उसको क्रेडिट कर देना है और रिवैल्यूएशन इनकम को बुक कर लेना है। सही है, अगर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर है। अच्छा सर, एक चीज याद रखो कि जो है आपको जो है फेयर वैल्यू जो है, यानी देखो डिसमेंटलिंग कॉस्ट के अंदर फेयर वैल्यू हमेशा दो बातें होती हैं। अगर एक चीज की फेयर वैल्यू 1 लाख है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट 10,000 की है, तो नेट उसकी फेयर वैल्यू 90,000 आएगी। तो जब भी आप डीकमीशनिंग कॉस्ट का रिवीजन कर रहे हो तो हमेशा फेयर वैल्यू में डिसमेंटलिंग, अगर तो फेयर वैल्यू नेट है तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को ऐड करके ग्रॉस फेयर वैल्यू पे काम करना। ग्रॉस फेयर वैल्यू पे काम करना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। अगर तो नेट फेयर वैल्यू दी हुई है तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट के चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप ग्रॉस फेयर वैल्यू पे काम करना, और ग्रॉस फेयर वैल्यू पे काम करने के लिए जो भी नेट फेयर वैल्यू उसमें डीकमीशनिंग कॉस्ट को आपने ऐड करना है। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? मानते हो या नहीं मानते? हाँ भाई, एक क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन कर लें वेरी वेरिएशन मॉडल पे, व्हाट डू यू से? एक क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन से इंशाल्लाह तुम्हें आफाका होगा, क्वेश्चन से तुम्हें आफाका हो जाएगा इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन करते हैं, इसको गौर से देखो तो हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, नबीला लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट फॉर ₹1 मिलियन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, चाहो तो मंजन भाई मारफानी लिख लो कि अगर नेट फेयर वैल्यू दी हुई है प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग के केस में तो आपने पहले ग्रॉस फेयर वैल्यू निकालनी है। ग्रॉस फेयर वैल्यू का मतलब ये है कि प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की जो भी वैल्यू आ रही है उसमें फेयर वैल्यू में उसको ऐड कर देना है। नबीला अक्वायर्ड अ प्लांट ऑफ 1 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2005। अच्छा, जो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है इसको मैं अनहाईलाइट कर देता हूँ, सही है? फिर करवाता हूँ मैं। मेरे साथ रहेंगे भाई तुम लोग, मेरे साथ हो ना या नहीं हो? तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं हो, ये बताओ। अब सही है। नबीला लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट ऑफ 1 मिलियन 1 जनवरी को। डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और रेजिडुअल वैल्यू पे। नबीला लिमिटेड का लीगल ऑब्लिगेशन है कि 4 सालों बाद उसको जो है वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट इनकर करनी है जिसकी वैल्यू 7.5 लाख है। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 5,12,260 है 10% के हिसाब से। नबीला रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करती है पीपी के लिए, और जो भी रिवैल्यूएशन होती है उसको नेट पे रखती है। नेट का मतलब ये है
net of dismantling cost. Any resultant revaluation surplus is transferred to retained earning on disposal of assets. सही है. The plant was revalued on 31 दिसंबर 2005 को revalue हुआ जब इसकी नेट फेयर वैल्यू डीकमीशनिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू माइनस करने के बाद 563 थी, जो कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रोविजन की प्रेजेंट वैल्यू उस डेट पे 563 थी, तो नेट फेयर वैल्यू 12 लाख थी. सही है. अब सर हमें एंट्रीज बनानी है 2005 और 2006 की, अज्यूम करके कि ग्रॉस फेयर वैल्यू जो है उतनी ही रही है. अलबत्ता जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है फ्यूचर की 2031 दिसंबर 2006 को वो इंक्रीज होकर 7.5 की जगह 9 लाख हो गई है पहले केस में, और दूसरे केस में 7.5 की जगह 3 लाख हो गई है, कम हो गई है. अब सर वही हम लोग काम करते हैं. सबसे पहले तो हम जो है नॉर्मली चलते रहेंगे 31 दिसंबर 2006 तक, बिफोर द चेंज इन डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं. जो हम एक नॉर्मल रिवैल्यूएशन मॉडल जो है हम लोग यूज करते हैं वैसे ही करेंगे. तो सर डे 1 पे हमने केस 1 के अंदर हमने 1 जनवरी को जो है पीपी डेबिट किया 1512 से 260 से कैश को क्रेडिट किया और 512 से प्रोविजन को क्रेडिट कर दिया. किसी के दिमाग में कोई कीड़े इससे के हवाले से? अब सर इसी दिन जो है हमने एक स्केड्यूल बना लिया, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल. सही है. ओरिजिनल टेबल 4 सालों का मैंने बना दिया है. 5,12,000 सूद का रेट लगाया है, 10% क्लोजिंग आ गया और ये 7.5 लाख का क्लोजिंग आ गया. ये ओरिजिनल टेबल है. इसी तरीके से सर हमने फिर पहले साल के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया और अनवाइंडिंग कर ली अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल की बेसिस पे. 31 दिसंबर 2005 पे डेप्रिसिएशन आ गया और अनवाइंडिंग आ गई अमोर्टाइजेशन. डेप्रिसिएशन सर कैसे आया? 1512 को तकसीम कर दिया 4 सालों से. सर ये जो मैंने लाल पीले किए हैं, किसी को यहाँ तक कोई मसला? ये जो मैंने लाल पीले किए हैं, किसी को यहाँ तक कोई मसला? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो. अच्छा सर, अब हमने क्या करना है? अब हमने जो है रिवैल्यूएशन करना है, क्योंकि 2005 पे अभी कोई चेंज इन डीकमीशनिंग कॉस्ट नहीं है, अभी रिवैल्यूएशन. सर 31 दिसंबर 2005 पे, सर 31 दिसंबर 2005 पे ये देखो, ये देख लो 31 दिसंबर 2005 पे मेरे पास ग्रॉस फेयर वैल्यू, अगर तुम देखो तो सवाल में बोलता है, सवाल में बोलता है 2005 के एंड पे नेट फेयर वैल्यू, नेट फेयर वैल्यू जो है वो है 12 लाख, और उस वक्त प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू है वो 563. अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूं तो मेरे पास ग्रॉस फेयर वैल्यू आ जाएगी. यस सर, ग्रॉस फेयर वैल्यू आ जाएगी. वो कितनी आ रही है? 1763486, 1763486. अच्छा सर मेरी कैरिंग अमाउंट इस डेट पे क्या है? मेरी कैरिंग अमाउंट क्या है सर? मेरी कैरिंग अमाउंट जो है वो है 1134195. मेरी कैरिंग अमाउंट क्या है सर? वो 1134195. सर ये कैसे आई? सर आपकी एसेट की कॉस्ट कितनी थी? आपके एसेट की कॉस्ट थी डे 1 पे 1512, ये रही, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो आपको पता है फेयर वैल्यू ग्रॉस माइनस कैरिंग अमाउंट, तो फेयर वैल्यू का इंक्रीज आ रहा है 6,29,000. तो मैंने पीपी डेबिट कर दिया 6,29,000 से और रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर दिया 6,29,000 से. मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, मानते हो या नहीं मानते? अच्छा सर फिर 1 साल गुजरा तो मैंने सर फिर वो दोस्त ने दोबारा सिखा दिया. अरे कुछ नहीं किया बेटा, फलिया जो भी आपकी फेयर वैल्यू हो ना, अच्छा इसका आसान सा है मेरी बच्ची, इसने सवाल में खुद बोला हुआ है, इसने सवाल में खुद बोला हुआ है. बल्कि एक काम करो, पहले तो मंजन लिख लो, मंजन भाई मारफानी, मंजन भाई मारफानी. जब भी रिवैल्यूएशन मॉडल और डीकमीशनिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट साथ टेस्ट हो तो रिवैल्यूएशन रिवैल्यू करते हुए ग्रॉस फेयर वैल्यू से कंपेयर
करना कैरिंग अमाउंट को। अगर नेट फेयर वैल्यू दी हुई है, मतलब डीकमीशनिंग कॉस्ट डिडक्ट हुआ है फेयर वैल्यू में से, तो ग्रॉस निकालने के लिए नेट फेयर वैल्यू में उस डेट की डीकमीशनिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर देना। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? हाँ भाई, खुश हो? हाँ भाई फलिया, खुश हो? आगे बढ़े? अच्छा, मंजन बड़ा कर देता हूँ, मंजन। अब सही है? अब सही है? इसको कॉपी कर लेना, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लेना। सर फिर 31 दिसंबर 2006 को आपने कुछ नहीं किया, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया? जो भी आपका पीपीई का कैरिंग अमाउंट था, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना था? ये रहा 1,117,63486। सही है? उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन रिमेनिंग लाइफ से कर दिया आपने। सही है बच्चों? आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़े। अब आई रीवैल्यूएशन की बात। इसी तरीके से आपने 31 दिसंबर पर जो है फाइनेंस चार्ज डेबिट कर दिया, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट कर दिया एज पर द अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। अब सर 31 दिसंबर 2006 पे हुआ क्या? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट जो है वो आपकी एक्चुअली क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट जो है उसमें इंक्रीज आ रहा है। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है। सर कितने से इंक्रीज आ रहा है? सर आप एस्टिमेट करके बैठे थे कि 7.5 लाख रुपए जाएंगे, मगर आपको पता चला कि यार 9 लाख रुपए जाएंगे। तो आपने क्या किया? 9 लाख की प्रेजेंट वैल्यू ले ली। दोनों तरीके, या तो 9 लाख की प्रेजेंट वैल्यू ले लो 3 सालों के हिसाब से, जैसे यहाँ ली हुई है। 9 लाख की प्रेजेंट वैल्यू ले लो जैसे यहाँ की हुई है। आपने क्या किया है? मेथड लिख के भी देता हूँ। सर 9 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 743। मगर आप खड़े हुए हो 563 पे, तो इन दोनों के डिफरेंस से इंक्रीज कर दो। या फिर आपको पता है 1.5 लाख से इंक्रीज आ रहा है, 7.5 की जगह तो 1.5 लाख की 3 सालों पे प्रेजेंट वैल्यू ले लो, तो भी आपको पता चल जाएगा कि सर प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट कितने से इंक्रीज हो रहा है। तो सर आपको पता चला प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट के अंदर जो इंक्रीज आ रहा है वो आ रहा है 123 से 1.1 की पावर 2। मैं पहले समझा था यूजफुल लाइफ है 4, मगर यूजफुल लाइफ टोटल थी 3। 1 साल गुजर चुका है, नहीं बल्कि 4 थी, 2 साल गुजर चुके हैं। आई एम सॉरी, 2 साल गुजर चुके हैं। 5 और 6, 2 साल गुजर चुके हैं। तो अब रिमेनिंग है 2।
तो सर आपने रीवैल्यूएशन लॉस क्यों नहीं बुक किया? क्योंकि सर आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है तकरीबन 6,29,000 का। तो जितने से रीवैल्यूएशन मॉडल में अगर प्रोविजन बढ़ रहा है तो सरप्लस को आप रिवर्स करोगे, जब सरप्लस खत्म हो जाए तो फिर लॉस बुक करोगे। चूंकि सरप्लस आपके पास 6,29,000 का पड़ा हुआ था तो आपने सरप्लस को रिवर्स किया और उसके बाद प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट को क्रेडिट करा। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? क्लियर है या नहीं है? कोई सवाल, कोई कीड़े? सर कोई सवाल? इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो, तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। अगर कोई सवाल है तो मुझसे बात करो। तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दी? पहले क्वेश्चन की डालो तस्वीर, फिर अमोटाइज, जल्दी जल्दी, छेती छेती। अब अमोटाइजेशन स्केड्यूल की डाल दो बच्चा, बल्कि केस वन की डाल दो। अमोटाइजेशन स्केड्यूल की बाद में, पहले केस वन की डाल दो। ये लो, आया सर। अब केस टू करते हैं। केस टू में सब कुछ सेम है, 2006 के एंड तक सब कुछ सेम है, यहां से यहां तक सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। तुम देख सकते हो सब कुछ सेम है, दोनों को कंपेयर कर लो, सब कुछ सेम है। सिर्फ भाई क्योंकि सारा केस, अब सर हुआ क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि 9 लाख की जगह, जो 7.5 की जगह 3 लाख की पेमेंट जाएगी। तो अब हमें पता है कि जब भी प्रोविजन में कमी आ रही हो तो आप सरप्लस को हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर सरप्लस को बुक करोगे, या हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक सरप्लस को बुक करोगे और फिर लॉस रिवर्स करोगे, या लॉस फिर जो है आप गेन बुक करोगे। चूंकि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट की अभी बात ही नहीं है तो हम जो है सरप्लस बुक करेंगे। तो सर ये कैसे आया 371? सर आपने डिफरेंशियल ले लिया 7.5 से 3 लाख, तो 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2। सब कुछ सेम है। सर आपने क्या किया है, आपने जो है 31 दिसंबर 2006 को आपका प्रोविजन कम हो रहा है तो प्रोविजन को आपने डेबिट कर दिया और रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर दिया। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? कोई सवाल? किसी के दिमाग में कोई भी सवाल, मुझसे बात करो प्लीज। इसकी तस्वीर लेके भी ग्रुप पे डाल दो, इसकी तस्वीर लेके भी ग्रुप पे डाल दो। चलो शाबाश। अभी आखिरी स्केड्यूल है, इसकी भी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो, बल्कि नहीं है ऊपर वाला ओरिजिनल भी है। बल्कि एक काम करो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। अब तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो, अब तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। सर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हमारा इफ्रिक वन भी कंक्लूड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूंगा रीवैल्यूएशन पे एक सवाल कर लो, मैं सवाल दे रहा हूँ, रीवैल्यूएशन पे जल्दी से एक सवाल कर दो। करना है? हिम्मत है सवाल करने की? हिम्मत है रीवैल्यूएशन पे सवाल करने की?
सर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो? क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो? क्या थक गए हो आज? चलो फिर एक काम कर लो, आज मेरे ख्याल से तुम लोग थक भी गए हो आज, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है ये बताओ। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है? अल्लाह का शुक्र है हमारा 9, 16, 8, 41 और पता नहीं 10, 37 इफ्रिक 1 वो सब निकल चुका है। अच्छा यार हाँ सही है ठीक है, बस IFRS 15 करेंगे। बस एक चीज के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं कि मेरी एक्चुअली हम लोगों की क्लास जुमेरात और जुम्मे को होती है ना, जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार। तो जो है इस वीक के अंदर जो है मैं प्रोबेबली 2 या 3 दिन ऑफ कर रहा हूँ। मेरी कुछ कमिटमेंट्स वगैरह हैं ऑफिस की, तो कुछ जो है वो अर्जेंट मीटिंग्स हैं, तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। सही है ना? तो नो नीड टू वरी, मैं तुम लोगों को खुद बताऊंगा अगर ऑफ हुआ तो, वरना क्लास होगी जैसे मैं ग्रुप में बता देता हूँ। ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह तुम सबका आमीन नासिर हो। ये अच्छा है, ये फलिया ने बिल्कुल सही बोला। मीनवाइल तुम लोग जो है वो पुराने टॉपिक जो है वो रिवाइज कर लेना। सही है, मैं बता दूंगा अगर ऑफ हुआ तो। सही है, कोशिश करूंगा कि हम लोग जो है बड़े अच्छे रिदम में जा रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से 1.5-2 घंटे की तो क्लास ले ही लो। मगर अगेन कुछ इशू हुआ तो वो तुम लोगों को कम्युनिकेट कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।